अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भरपूर पैदावार हेतु गन्ने की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। धान की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से आने वाली समस्या और उसका नियंत्रण। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम के अंश में हमने आपको शरदकालीन गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों एवं उनको उपचारित करने की तकनीक के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे इसकी बुआई तकनीक एवं अन्य जरूरी प्रबंधनों पर। तो आइए इसके लिए मिलते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। अक्टूबर नवंबर में हम शरदकालीन गन्ना को लगाते हैं। इसके लिए अभी से आप खेत की तैयारी शुरू कर दें। दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त है। गन्ना की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, इसलिए खेत की गहरी जुताई आवश्यक है। इसके लिए खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से या ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो से जोतकर मिट्टी को हल्का बना दें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देना आवश्यक है। गुल्ली बिछाने से पूर्व उसमें 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, जो कि मिट्टी तैयारी के समय ही खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें मिलाना चाहिए। और जब आप गन्ना लगा रहे हैं उसी समय गुल्ली बिछाने से पूर्व ही 150 किलोग्राम नेत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से पंक्ति में ही दें इस उर्वरक की मात्रा को। और उसको किसी तरह, चूंकि वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उर्वरक का दाना जैसे यूरिया हो गया या एमओपी है या स्फूर है, कोई भी उसमें आँख के गन्ना का जो आँख है बीज का उसके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर उसके कांटेक्ट में फर्टिलाइजर जाएगा, उर्वरक जाएगा, तो वो आँख मर जाता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। कि आप किस विधि से आपके लिए उपयुक्त होगा गन्ना लगाना। अगर आप सिरौर विधि से गन्ना लगाते हैं तो सिरौर खोद लें, 90 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें और 3 आँख के गुल्ली को आँख से आँख सटाते हुए उसको बिछाना चाहिए। उसके बाद आप जैसे नाली विधि से गन्ना लगा रहे हैं तो नाली विधि से गन्ना लगाने के लिए उसकी भी दूरी 90 सेंटीमीटर ही होगी पंक्ति से पंक्ति तक, लेकिन नाली की गहराई 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। क्योंकि इस विधि से लगाए गए गन्ना का जड़ गहराई से निकलता है। गहराई से लगाने के कारण जब उसका खूंटी हम छोड़ते हैं तो वो खूंटी फसल भी नहीं गिरता है। जोड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में एक आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुवाई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे लगभग 70% जल की बचत होती है। लाभ। इस विधि द्वारा कम अवधि वाली अंतरा सस्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
रोगों एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। इस विधि में 2 से 3 टन प्रति एकड़ गुलियों की बुवाई हेतु आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रति एकड़ 60 टन तक बीज की बचत होती है। तीसरी जो गोल गड्ढा विधि है, गोल गड्ढा विधि में क्या करते हैं, 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं और इसमें साइकिल के स्पोक की तरह, साइकिल की कमानी जैसे होती है उसी तरह 21 गुल्ली को, चाहे वो 2 आंख का हो या 3 आंख का हो, साइकिल के कमानी की भांति बिछाते हैं। चूंकि इसमें मदर सूट ही ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कल्ला की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब मदर सूट केवल रहने के कारण इसका उपज 2 से 2.5 गुना तक होता है। अगर आप 90 सेंटीमीटर व्यास का आप गड्ढा खोदते हैं 45 सेंटीमीटर गहरा, तो 1 हेक्टेयर में करीब 6,944 गड्ढा होता है। अगर उसमें 20 से 25 पौधा भी मदर सूट निकल गया तो करीब आप मान के चलिए कि 200 टन तक आप उपज इससे ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मजदूर बहुत ज़्यादा लगता है, इसके लिए पिट डिगर मशीन अगर जहां उपलब्ध हो, वो किसान बंधु इस विधि को अपना सकते हैं। समेकित खरपतवार नियंत्रण। गन्ना फसल को 120 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। रोप के 35 से 40 दिनों बाद तथा आवश्यकता अनुसार 60 से 65 दिनों बाद निराई करें। खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी दवा का व्यवहार भी कर सकते हैं। एट्राजिन 2.5 से 3 किलोग्राम या मेट्रीब्यूजिन 1.43 किलोग्राम या पेंडामेथिलिन 3.3 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर गन्ना रोप के 2 से 3 दिनों के अंदर समान रूप से खेत में छिड़काव करें तथा चौड़ी पत्ती के नियंत्रण के लिए 55 से 60 दिनों बाद 1 हेक्टेयर के लिए 1.25 किलोग्राम 2,4-D खरपतवार नाशी दवा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। सिंचाई। प्रथम सिंचाई रोप के 40 से 45 दिनों के बाद करें। इसके बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पौधा संरक्षण। खड़ी गन्ने की फसल में रोग सर्वेक्षण करते रहना अति आवश्यक है। यदि कोई लाल सड़न या कालिका रोग से ग्रस्त पौध दिखाई पड़े तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। कीटों में कल्ला बेधक, जड़ बेधक, शिरा बेधक, तना बेधक, पायरिला, श्वेत मक्खी आदि का प्रकोप गन्ना पर पाया जाता है। नियंत्रण के लिए 1.25 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कटाई। प्रजातियों की परिपक्वता के अनुसार ही कटाई करें। अगेती प्रजातियों की कटनी 15 नवंबर के बाद, मध्य अगेती प्रजातियों की कटाई 15 दिसंबर के बाद तथा मुख्य कालीन प्रभेदों की प्रजातियां 15 जनवरी के बाद करें। गन्ने की कटनी जमीन की सतह से सटाकर करनी चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में धान की फसल कहीं कल्ले निकलने तो कहीं बाली बनने की अवस्था पर हैं। लेकिन फसल की इन दोनों ही अवस्थाओं में एक समस्या मुख्य रूप से देखने को मिल रही है और वो समस्या है पौधे के पत्तियों के सूखने की, जो कि सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से होती है। इससे पौधों का विकास रुक जाता है तथा बालियों में दाने नहीं बनते। इसलिए फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है और उसके लक्षण क्या हैं और उनकी पूर्ति किस प्रकार से करनी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह से। आज किसानों के क्षेत्र में जो एक विशेष प्रकार का रोग देखा जाता है, जिसे
कहीं कहीं आप धान के खेत में देखिए तो गोला आकार में सूखे हुए स्थिति में दिखाई पड़ता है और धान वहाँ बैठ जाता है। तो कृपया अगर किसान भाई अगर जान लें कि धान जिंक की कमी का लक्षण यानी कि जो खैरा रोग हो रहा है इसका कमी का लक्षण क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से उसका निदान कर पाइएगा। अपने राज्य की भूमियों में जिंक तत्व की कमी काफी स्थानों में देखी गई है। इसके कारण ही धान की फसल में खैरा रोग होता है, जिससे फसल सूखने लगती है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचान कर नियंत्रण के उपायों को अपनाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पौधों पर इस रोग के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। जैसे पहला लक्षण ये है कि धान पर जैसे लोहे में जंग लग जाता है या पान का पीत होता है, उस टाइप का लक्षण दिखाई पड़ता है शुरुआत अवस्था में। इसके बाद पौधा जो है पीला होते होते और गोलाई में पूरे प्रक्षेत्र के गोलाई में सूख जाता है, बैठ जाता है, उसमें बढ़वार नहीं हो पाती है। और किसान भाई ये नहीं समझते हैं कि जिंक की कमी की वजह से है, वो लगातार अन्य तरह के दवाओं का प्रयोग करते रहते हैं। हर जगह पूरे प्रक्षेत्र में नहीं फैला होता है। किसी जैसे अगर आपका 1 एकड़ एरिया है तो उसमें 4 या 5 जगह पर पूरा गोले के रूप में और वहाँ का धान में विकास नहीं हो पाता है। किसान भाई हमारे थोड़ा जब ये पैच बन जाता है उसके बाद देख पाते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में इस रोग के लक्षणों को पहचान लेने के बाद खड़ी फसल में इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं। तो अगर इसको सुधार करना है तो हमें उस क्षेत्र में इस तरह का जब भी लक्षण दिखाई पड़े तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जिंक सल्फेट एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम उस खेत में जिंक को पहुंचा सकते हैं। ये इसका तो सबसे बेहतर तरीका है कि जब रोपाई कर रहे हैं उस समय 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में मिला दें जिंक सल्फेट, तो आपका ये रोग से बचाव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसान भाई नहीं लगा पाया है, जिंक सल्फेट मिट्टी में नहीं दे पाया है और धान में उसका लक्षण दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, तो इस अवस्था में आप 5 किलो जिंक सल्फेट ले लें और 2.5 किलो चूना, 5 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो चूना ले लें। दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोल लें। 5 किलो जिंक सल्फेट को अलग बाल्टी में घोल लें और 2.5 किलो चूना को अलग बाल्टी में घोल लें और उसके बाद उसको छानते हुए आपस में 200 लीटर पानी में उसको मिला दें। और मिलाने के बाद 1 एकड़ क्षेत्र में आप इसका स्प्रे कर दें। आप इसका फोलियर स्प्रे कर दें तो आपका ये जिंक सल्फेट का लक्षण जो कम होना शुरू हो जाएगा। और इसको दोबारा प्रयोग कर दें, अगर दूसरी बार भी प्रयोग कर दें यानी कि 10 दिन के बाद दोबारा इसका प्रयोग कर दें तो इस रोग का पूरी तरह से निदान हो पाना संभव हो जाएगा। दुधारू पशुओं में आने वाले रोग एवं समस्याओं के कारण पशुपालकों को समय समय पर कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और जैसा कि वर्तमान समय गाय और भैंसों के व्यांत का चल रहा है और कभी कभी किन्हीं कारणों से पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि आगे चलकर दुग्ध ज्वर की समस्या को जन्म देती है। तो इस तरह की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय चंद्र से। होता क्या है, जो अधिक दूध देने वाली हैं वो पशु बच्चा पैदा होने के बाद पशु के दूध से कैल्शियम का स्राव उनके हड्डियों से ज्यादा हो जाता है और पशु चारा कम कर देगी, उसको बुखार एकाएक बहुत तेज होगा, फिर बुखार गिर जाएगा, वो बैठ जाएगी और उल्टा मुंह करके वो बैठी रहेगी, फिर उठेगी नहीं वो। तब आपको समझ लेना चाहिए कि दूध ज्वर का असर इस पर आ रहा है। इसका मुख्य लक्षण यही है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा उसका बचाव करना ही होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं तथा इससे ग्रसित पशुओं का आप इलाज किस तरह से करवाएं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। हमको क्या रोकथाम करना है। अगर आपकी पशु ज्यादा दूध दे रही है तो पशु का जो प्योस हो वो बच्चे को पिलाने के बाद जो बाकी बचता है पुनः उस पशु को पिला दिया जाए, जिससे कि उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, कैल्शियम फिर बॉडी में पहुंच जाता है और पशु आपका जो है मिल्क फीवर नाम से जो है दूध ज्वर से काफी बचाव हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा देने के 1 महीने पहले से पशु को जो है कैल्शियम की मात्रा अलग से देनी चाहिए, जो कि तमाम नाम से
जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं पशुओं की वहाँ उपलब्ध है, और उनको जो है नियमानुसार 30 ml पर दिन आपको कम से कम कैल्शियम का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ परमानेंट लगातार हमेशा आप जो है खड़िया मिट्टी का अगर प्रयोग करते हैं 5 ग्राम प्रति पशु को, तो इसकी संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन जब ये रोग प्रभावी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, तो इस सबका रोल खत्म हो जाता है। अंतोगत्ता आपको पशु चिकित्सक की सलाह से कैल्शियम का जो है उसके नसों में चढ़ाया जाता है, जिससे वो अतिशीघ्र इस रोग से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है हमारी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं तथा इस अवधि में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मसूर, मटर, राजमा, मेथी, लहसुन, धनिया, राई एवं सूर्यमुखी फसलों की समय से बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में अच्छी प्रकार बिखेर कर एवं जुताई कर मिला दें। धान की फसल में गंधी बग कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों शुरुआत में कोमल पत्तियों एवं तनों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती हैं। इसके नियंत्रण के लिए पॉलीडॉल 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुड़काव करें। फूल गोभी में पत्ती खाने वाली कीट डायमंड बैक मॉथ की रोकथाम हेतु स्पेनोसेड 48 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फूल गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला एवं खीरा में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर आलू एवं हरा मटर की खेती करना चाहते हैं, वो खेत की तैयारी कर बुआई का कार्य आरंभ कर दें। जो किसान भाई मटर की आगाद खेती करना चाहते हैं, वे इसकी अनुशंसित किस्म आर्केल या आजाद पी मटर की बुआई 25 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तारवाड़ा जिला सिवान से जयंत कुमार जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से सरसों की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जयंत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी समय आ गया है कि हम सरसों की बुआई करें, और इसमें अच्छे प्रभेद के लिए दिमाग में रखना है कि हम अच्छी से अच्छी किस्म हमारे पास लगे, जिसमें पूसा अग्रणी यह जो है लगभग 14 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान कर देती है। इसकी अवधि लगभग 110 से लेकर के 120 दिन है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 43% प्राप्त होता है। और उसके बाद पूसा बरानी है, यह लगभग 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्रदान करती है। अवधि जो है लगभग 120 से 130 दिन लग जाता है। तेल की मात्रा लगभग 46% रहती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मसूर की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती। धान की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं इसकी रोकथाम के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।